Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our another lecture on the topic of protozoa, and from here we are going to start our another topic which is Toxoplasma gondii, and it is another type of protozoa infection or parasitic infection. The term coccidia describe a group of protozoa that contains organism called Cryptosporidium और Cryptosporidium class. यानी प्रोटोजोआ की का एक ग्रुप है कॉक्सीडिया जिसमें क्रिप्टोस्पोरिडियम क्लास है, एज वेल एज नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट वेटरनरी पैरासाइट्स, और इसमें और भी बहुत सारे वेटरनरी यानी एनिमल पैरासाइट्स मौजूद हैं जो एनिमल को इन्फेक्शन कॉज करते हैं. टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई इज़ एन इंटेस्टिनल कॉक्सीडियन. तो अब इसमें ये जो कॉक्सीडियन जो पैरासाइट्स हैं प्रोटोजोआ हैं, इसमें टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो है वो उसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो इंटेस्टाइन है. लेकिन मेजर पैथोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद अदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स. यानी इंटेस्टाइन से फिर ये मूव करके डिफरेंट बॉडी के चैनल्स के ज़रिए ये अदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके ये फिर सीरियस डिजीज़ कॉज करता है. टी गोंडाई इन्फेक्ट्स मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. यानी ज़्यादातर जो इसके इन्फेक्शन होते हैं वो कैट फैमिली में होते हैं एज डेफिनेटिव होस्ट एंड हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट. तो इसकी कैट फैमिली एक होस्ट है और ह्यूमन होस्ट है. इसके अलावा इनके दरमियान भी और भी कुछ होस्ट मौजूद हैं. जैसे हमने मलेरिया में पढ़ा था कि मलेरिया के दो होस्ट होते हैं, एक मॉस्किटो और एक ह्यूमन. तो इसी तरीके से अगर हम इस टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की बात करें तो एक इसका होस्ट कैट है और दूसरा ह्यूमन है. इसके अलावा भी और एनिमल्स इसके होस्ट होते हैं, यानी एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा होस्ट होते हैं. इन्फेक्शन इज़ कॉमन इन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में ये टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन जो है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये कॉमन है. इसमें ह्यूमन यानी इंसान भी शामिल है. इन मोस्ट केसेस इन्फेक्शन इज़ एसिम्प्टोमेटिक, मीन्स ज़्यादातर केसेस में इन्फेक्शन की कोई साइन एंड सिम्टम्स बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आएंगी. बट डिवेस्टेटिंग डिजीज़ कैन अकर कंजेनाइटली इन चिल्ड्रन एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान ये इन्फेक्शन हो जाए तो ये डिवेस्टेटिंग डिजीज़ यानी तबाहकुन डिजीज़ हो सकती है इन चिल्ड्रन, और फिर जो है ये डेफिनेटली इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो हम अभी आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे. द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट नेटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक्वायर्ड बाय ईटिंग रॉ मीट. यानी ये कैसे होता है पोस्ट नेटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, यानी मदर में प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद कैसे पोस्ट नेटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस ट्रांसफ़र होगा चिल्ड्रन में मदर से, by eating raw meat and ingesting food contaminated with oocysts from the cat feces. यानी ऐसा मीट जिसमें कैट फीसेस हो, उसके कंपोनेंट्स हों और उसमें oocyst यानी जो इस प्रोटोजोआ की डॉर्मेंट फॉर्म होती है वो उसमें कंटामिनेटेड थी, तो वो खाने में चली गई और उसके बाद उसने बॉडी में जाके जर्मिनेट कर लिया, ग्रो कर गए और फिर ये इन्फेक्शन जो था वो हो गया. और oocyst फॉर्मेशन इज़ ग्रेटेस्ट इन द डोमेस्टिक कैट. यानी घरों में जो पालतू बिल्लियाँ होती हैं उनके स्टूल में ये जो है ये फीसेस में ये आ रहा होता है. बट इज़ अननोन बट इट लाइकली टू बी हाई. यानी ये पता भी नहीं चलता और इस तरह से इसका रिस्क बहुत हाई होता है और इस तरह से कैट से ये ट्रांसफ़र हो जाता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स. द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स एसोसिएटेड विद पोस्ट नेटल इन्फेक्शन इन ह्यूमन इज़. तो जो कॉमन सिम्टम्स ह्यूमन में होंगी उसमें लिम्फ एडिनाइटस यानी लिम्फेटिक ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन, क्योंकि लिम्फ ग्लैंड्स एडिनॉइड ग्लैंड्स ये पार्ट होते हैं लिम्फ ग्लैंड्स के, विच में बी एकम्पनीड बाय, और उसके साथ लिम्फ एडिनाइटस के साथ फीवर, मैलेज यानी वीकनेस, फैटीग भी वीकनेस है, मसल पेन, सोर थ्रोट एंड हेडेक मीन्स फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप होंगे. टिपिकल इन्फेक्शन रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली इन वीक्स और मंथ्स. आमतौर पे ये इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाता है, खुद ही ठीक हो जाता है स्पॉन्टेनियसली इन वीक्स और मंथ्स में. बट इन इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस है किसी वजह से, ए फेटल एनसेफेलाइटिस में अकर and producing the symptoms such as headache, disorientation, drowsiness, hemiparesis, reflex changes of the body and convulsion. तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल होते हैं उसमें फिर ये इन्फेक्शन जो होगा टॉक्सोप्लाज्मा
फेटल भी साबित हो सकता है, फेटल एंसेफेलाइटिस कॉज करेगा, एंसेफेलॉन जो ब्रेन का पार्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। इसके अलावा सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा हेडेक, डिसओरिएंटेशन, ड्राउजीनेस, हेमीपैरासिस यानी हाफ बॉडी पैरालिसिस, हेमी मीन्स हाफ, पैरासिस मीन्स पैरालिसिस, रिफ्लेक्स चेंजेस एंड कन्वल्जन यानी फिट्स बॉडी में पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर ये प्री नेटल टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई इन्फेक्शन हो रहा है यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उससे पहले, ऑफन टारगेट द ब्रेन एंड रेटिना, और ये टारगेट करता है वही है कि ब्रेन तक पहुंच जाता है, रेटिना तक भी पहुंच सकता है आई के, एंड कॉज ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल डिजीज़। अच्छा, अब माइल्ड डिजीज़ में कंसिस्ट ऑफ इम्पेयर्ड विजन। माइल्ड डिजीज़ में क्या होगा, वही रेटिना अफेक्टेड होगी तो विजन इम्पेयर होगा। वेयर एज सीवियरली डिजीज चिल्ड्रन, और अगर सीवियरली डिजीज होंगे चिल्ड्रन तो मे एग्जिबिट क्लासिक टेट्राड ऑफ साइंस यानी 4 क्लासिक सिम्टम्स होंगी, साइन होंगी। रेटिनो कोराइडाइटिस। अच्छा, अब रेटिनो कोराइडाइटिस यानी देखिए आई की 3 मेन लेयर होती हैं, स्क्लेरोटिक, कोराइड एंड रेटिना। तो कोराइड और रेटिना में ये इन्फ्लेमेशन होगी। हाइड्रोसेफेलस यानी ब्रेन में वो हाइड्रो यानी वाटर भरेगा, ब्रेन में पानी आ जाएगा। कन्वल्जन यानी फिट्स पड़ेंगे। एंड इंट्रा सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन यानी सेरेब्रल रीजन में यानी ब्रेन में इनसाइड ब्रेन कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम डिपॉजिट होगा एज ए हार्ड मास। तो ये 4 क्लासिक टेट्रार्स होंगे, साइन होंगे कि इसका मतलब है इस बच्चे को टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो चुका है। हाइड्रोसेफेलिस यानी जो ब्रेन में पानी वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है इज़ द लीस्ट कॉमन बट मोस्ट ड्रामेटिक लीजन ऑफ द कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और सबसे ज़्यादा सीरियस और ड्रामेटिक लीजन है कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का, यानी कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का नतीजा होता है। अच्छा, अब टॉक्सोप्लाज्मोसिस कंप्लीट करने के बाद हम एक और उस पर आते हैं, जो पैरासाइट्स की क्लास है वो है इंटेस्टिनल पैरासाइट्स, यानी वो पैरासाइट्स जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन को टारगेट करते हैं और इंटेस्टिनल डिजीज़ यानी जीआई रिलेटेड डिजीजेस कॉज करते हैं। जीआईटी प्रोटोजोन पैरासाइट्स इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से पैरासाइट्स इंक्लूड हैं? एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका, जार्डिया लैम्बलिया, डायंटेमीबा फ्रेजिलिस, बैलेंटिडियम स्पीशीज, आइसोस्पोरा स्पीशीज एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवम, ये मुख्तलिफ इंटेस्टिनल पैरासाइट्स हैं। अच्छा, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसमिटेड बाय द फीकल ओरल रूट एंड मोस्ट ऑफ देम आर कॉस्मोपोलिटन इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फीकल ओरल रूट का मतलब ये हुआ कि ये यानी अगर कोई ऐसा वाटर है जो कंटामिनेटेड है, किससे कंटामिनेटेड है? सेवरेज लाइन से, जिसमें फीकल मटेरियल मिक्स हो जाता है, और वो पानी अगर सप्लाई हो रहा है और ह्यूमन इंडिविजुअल वो पानी पी रहे हैं तो उसमें ये होगा कि ये एमीबा के जो सिस्ट होती हैं वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में उस गंदे पानी से आ जाती हैं, मिक्स होके आ जाती हैं, और फिर ये इंटेस्टाइन में ये जर्मिनेट करके ये इन्फेक्शन करते हैं। तो इस वजह से इसको ट्रांसमिशन का रूट जो है वो फीकल ओरल रूट कहलाता है। एक गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज जायर्डिया, यानी जायर्डिया भी एक एग्जाम्पल है, जायर्डिया लैम्बलिया, विच इज़ फाउंड इन नियरली ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में ये हर जगह पाया जाता है, ये वाला इन्फेक्शन जायर्डिया लैम्बलिया। इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूके एंड यूएसए, it is one of the most commonly identified waterborne infectious organism। यूके हो, यूएसए हो और डेवलप कंट्रीज़ हो यानी तरक्की पजीर ममालिक हो, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी बहुत सारे इस तरह के, श्रीलंका, तो इन ममालिक में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। और इसमें यानी कोई फ़र्क नहीं है कि तरक्की याफ्ता मुल्क हो, डेवलप्ड कंट्रीज़ हो या डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, सब में जो है वो ये कॉमन है। और इसका जो मेन सोर्स है वो है वाटर, यानी वही कंटामिनेटेड वाटर जिसके ज़रिए ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं सबसे पहले जायर्डिया लैम्बलिया को। इट्स सिनोनिम इज़ इंटेस्टिनैलिस और डियोडिनैलिस, यानी जायर्डिया इज़ इंटेस्टिनैलिस ये भी कहलाता है ये, और जायर्डिया डियोडिनैलिस ये भी कहलाता है, यानी इसके ऑल्टरनेट नेम है। जायर्डिया लैम्बलिया इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ जायर्डियासिस, इससे जो डिजीज़ हो रही है, जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको जायर्डियासिस कहते हैं। ए सीवियर डायरियल डिजीज़, लाजमी बात है जब जीआई ट्रैक्ट अफेक्टेड होगा तो इससे जो डिजीज़ होगी वो डायरिया और वोमिटिंग वगैरह, नोजिया, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होगी। द इंसिडेंस ऑफ जायर्डिया इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड रेंजेस फ्रॉम 1.5% to 20%,
but is probably significantly higher in countries where standards of hygiene are poor. ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड है कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं होती, पुअर हाइजीनिक कंडीशन होती है, वहाँ पे इस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पुअर हाइजीन की वजह से वहाँ पे जो वाटर सप्लाई की लाइन होंगी वो भी, वहाँ पे वाटर की जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है वो कंटामिनेटेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो उस वजह से जो है ये उन कंट्रीज़ में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा होगी, यानी इंसिडेंसेस इनके ये जो केसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड इज़ वाया द फीकल ओरल रूट, जैसा कि हम इस पर बात कर चुके हैं। ऑल्दो स्प्रेड कैन ऑल्सो अकर थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एंड दीज मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आर पर्टिकुलरली प्रिवेलेंट इन इंस्टीट्यूशंस, नर्सरीज एंड डे केयर सेंटर्स, यानी बड़े सेंटर्स जहाँ पे वॉशरूम की कंडीशन कंपैरेटिवली, जैसे घरों में तो हम अपने वॉशरूम्स बहुत क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस, नर्सरीज, डे केयर सेंटर जहाँ पे पब्लिक सेंटर्स होते हैं वहाँ पे वॉशरूम इतने ज़्यादा क्लीन नहीं होते, तो वहाँ से भी ये इस तरह से जो है वो कंटामिनेटेड जो है वो कंटामिनेशन ट्रांसफ़र हो सकती है, और इस तरह से ये रीज़न बन सकता है कि वहाँ से जार्डिया लैम्ब्लिया इन्फेक्शन जो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन है और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज करता है, और इस तरह से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। मैनी एनिमल्स हार्बर जायडिया स्पीशीज़, यानी बहुत सारे एनिमल जायडिया स्पीशीज़ को हार्बर करते हैं, यानी अपनी बॉडी में रखते हैं, दैट आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम जायडिया लैम्ब्लिया, एंड दिस हैज़ रेज द क्वेश्चन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल रिजर्वायर ऑफ जायडिया, यानी जायडिया लैम्ब्लिया के अलावा भी जायडिया की स्पीशीज़ हैं जो कि एनिमल्स की इंटेस्टाइन में मौजूद होती हैं। तो और लेकिन क्या है कि इसको और ये जो दूसरी स्पीशीज़ हैं और जायडिया लैम्ब्लिया ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी इनको आसानी से हम डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इस वजह से जो है वो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर वो एनिमल में एग्जिस्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, वो रिजर्वायर वहाँ पर कैसे है। Recent findings of Giardia infected animals in watersheds from which human acquired giardiasis, यानी एनिमल से रिलेटेड जो वाटर है उसमें शेड्स, यानी जैसे एनिमल वाटर शेड है उसमें जो है, यानी जैसे एनिमल के जो यूरिन है या और अगर जो स्टूल में वाटर आ रहा होता है वो है, तो उससे ह्यूमन को जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो गया किसी तरीके से कंटामिनेशन के ज़रिए, और ह्यूमन ने एक्वायर्ड कर लिया जायडियासिस। इसके अलावा एंड द सक्सेसफुल इंटर स्पीशी ट्रांसफ़र ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म सजेस्ट दैट जायडियासिस इज़ ए जोनोटिक इन्फेक्शन, और इसके अलावा इंटर स्पीशी ट्रांसफ़र ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, यानी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होना, तो ये साबित करता है कि जायडियासिस एक जूनोटिक इन्फेक्शन है, यानी जू जैसे जो एनिमल से ड्राइव किया गया है वर्ड, तो जूनोटिक इन्फेक्शन यानी एनिमल से ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है, और मे बी मैनी एनिमल्स जो हैं वो भी इससे इन्फेक्टेड होते हों जायडियल की डिफरेंट स्पीशीज़ से, लेकिन क्योंकि एनिमल के जो इन्फेक्शन है वो हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में नहीं आता, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। इसके बाद है एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका, जायडिया लैम्ब्लिया के बाद है एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एमीबिक डिसेंट्री, यानी डिसेंट्री एमीबिक डिसेंट्री इन्फेक्शन होता है ये। अनदर इन्फेक्शन है एंड ऑल्सो ट्रांसमिटेड वाया द फीकल ओरल रूट, यानी वही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसफ़र होता है। द सीवियरिटी ऑफ दिस एंड रिलेटेड पैथोलॉजीज कॉज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म कैन वेरी फ्रॉम डायरिया associated with intestinal infection to extra intestinal amoebiasis producing hepatic and often lung infection। तो वैसे तो ये इंटेस्टाइन में जाता है और डायरिया कॉज करता है और समटाइम वोमिटिंग भी कॉज करता है, लेकिन अगर ये बॉडी की में ब्लड में या लिम्फेटिक चैनल्स में आ जाए तो वहाँ से ये लिवर तक और लंग तक पहुँच जाता है, और कभी कभी ब्रेन तक भी पहुँच जाता है, और फिर ये और सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है, यानी सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज करता है। सिम्टम्स ऑफ एमीबिक डिसेंट्री, यानी जो डिसेंट्री आर एसोसिएटेड विद म्यूकोजल इन्वेजन एंड अल्सरेशन, यानी इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इन्वेट करते हैं और उसमें अल्सरेशन यानी उनको जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करते हैं, तो उसकी वजह से डायरिया और वोमिटिंग होते हैं। म्यूकोजल इरोजन कॉजेज डायरिया, यानी उसी वजह से इरोजन की वजह से म्यूकस की डायरिया हो रहा है, the severity of which increases with the level of invasion and colonization, यानी जितना ज़्यादा एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो इंटेस्टाइन में आया होगा
उतनी ज़्यादा इन्वेजन हुई होगी, उतनी ज़्यादा कॉलोनीज़ बनेंगी इस एमीबा की, और उतनी ही ज़्यादा फिर डायरिया की शिद्दत होगी। सिम्टम्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इन्फेक्शन यानी ये कि स्टमक में है, ड्यूडेनम में है, इलियम में है, कोलॉन में है, कहाँ है। जैसा कि अगर ये कोलॉन में होगा तो डायरिया की शिद्दत जो होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर ये स्टमक में होगा तो जो वोमिटिंग है उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी। इसके अलावा पेरिटोनाइटिस एज ए रिजल्ट ऑफ परफोरेशन हैज़ बीन रिपोर्टेड इन कनेक्शन विद सीवियर एमीबिक इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर ये इंटेस्टाइन से कि जो में परफोरेट करके, क्योंकि अल्सरेशन करेगा वहाँ से परफोरेट होके यानी होल बना के अगर ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन पे पहुँच जाए तो ये पेरिटोनाइटिस यानी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का भी इन्फेक्शन कर सकता है, जो कि और ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाएगी और इमरजेंसी कंडीशन होगी, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर होगी और सर्जिकल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमीबियासिस यानी इंटेस्टाइन के बाहर जो है एमीबियासिस जो हो रहा है इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद लिवर इन्फेक्शन। जैसा हमने ऊपर बताया कि ये बात के तज़किरा किया था कि इंटेस्टाइन से मूव करके लिवर तक पहुंच सकता है, और लिवर में पहुंचने के बाद कॉजिंग एब्सिस यानी वहाँ पस बना देगा, या फिर एनलार्जमेंट ऑफ लिवर यानी हेपेटोमेगैली कर सकता है। द एब्सिस अपीयर्स एज ए स्लोली एनलार्जिंग लिवर मास। एब्सिस के बाद आहिस्ता आहिस्ता लिवर मास बढ़ेगा क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, एंड विल कॉज नोटिसेबल पेन। लिवर में पेन होगा, जिसको फिर जब सीटी स्कैन कराया जाएगा तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि लिवर एब्सिस हो रहा है, हेपेटोमेगैली हो रहा है। और फिर जब एमीबियासिस के डिफरेंट टेस्ट किए जाएंगे तो उससे पता चलेगा कि इसको एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन मौजूद है। जॉन्डिस में ऑल्सो अकर ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ द बाइल। जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स होंगी जिसमें बिलिरुबिन हाई होगा ब्लड में, और इसके अलावा डार्क यूरिन होगा, और स्किन पेल होगी, और जो आई का येलो पार्ट होता आई का जो वाइट पार्ट होता है वो येलो होगा। ये सारी सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगी। इसके अलावा जब ये लंग तक जाएगा तो प्लूरल यानी प्लूरल कैविटी, प्लूरल मेम्ब्रेन, पल्मोनरी, और अगर हार्ट की मेम्ब्रेन तक चला जाता है तो पेरिकार्डियल इन्फेक्शन कॉज करेगा। रिजल्ट फ्रॉम द मेटास्टैटिक स्प्रेड फ्रॉम द लिवर यानी लिवर से आगे बढ़ के ये फिर लंग की कैविटी और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन तक जा सकता है। बट कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट इन अदर पार्ट ऑफ विसेरा यानी एब्डोमेन के और पार्ट में भी जा सकता है, और समटाइम गिव राइज टू ए ब्रेन एब्सेस यानी ये ब्रेन तक भी पहुंच जा सकता है और ब्रेन एब्सेस कॉज कर सकता है। लेकिन these complications are common क्योंकि nowadays we have many medications, they are very good including metronidazole जो कि फ्लैजिल के नाम से आती है, and this drug is very effective in eradicating entamoeba histolytica infection और amoebic dysentery। तो metronidazole जो है वो फ्लैजिल के नाम से जो आती है वो very effective drug against this infection। इसके बाद है क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवम। Cryptosporidium parvum is a ubiquitous, means found everywhere. Ubiquitous means ऐसा प्रोटोजोआ फाउंड एवरीवेयर, कॉक्सीडियन ग्रुप में ही शामिल है ये। पैरासाइट्स दैट कॉज क्रिप्टोस्पोरियोडियोसिस in man. However, other species known to cause infection in इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। अच्छा, एक तो ये कि ये ह्यूमन को इन्फेक्शन कॉज करता है क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवम, लेकिन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल को ज़्यादा चांस होता है कि ये इन्फेक्शन यानी रिस्क ज़्यादा होता है कि उनको ये इन्फेक्शन हो जाए। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट इज़ कॉम्प्लेक्स बट इज़ कम्प्लीटेड इन ए सिंगल होस्ट। इसका होस्ट जो है वो सिंगल है। इन्फेक्शन फॉलोज द इंजेक्शन ऑफ ऊसिस्ट यानी उसकी सिस्ट जो है इससे क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवम की बॉडी में एंटर होंगी, एसोसिएटेड विद कंटामिनेटेड वाटर और फूड यानी वही फीकल और ओरल रूट से। अकॉर्डिंग टू WHO, द हेल्थ सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवम इज़ हाई ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट, यानी ये इसका जो ऑर्गेनिज्म है या इसकी जो सिस्ट है वो एनवायरनमेंट में भी पाई जाती है। इसके अलावा कैटल रिप्रेजेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ this organism, but other mammals, domestic and wild, can be infected and act as a carrier of the disease even if asymptomatic। कैटल हो गए, इसके अलावा डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स हो गए, मैमल्स हो गए, वो भी इसको कैरी करते हैं और उससे भी ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकता है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर ये एनिमल को होगा तो एसिम्टोमेटिक होगा यानी मालूम भी नहीं होगा और फिर ये इस तरह से ट्रांसफ़र ह्यूमन को हो जाएगा।
क्योंकि जब एनिमल में कोई सिम्टम्स नहीं होंगे तो हम समझेंगे कि एनिमल हेल्दी है और उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन ह्यूमन को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवर्म इन्फेक्शंस आर ऑफन एसिम्टोमेटिक, शुरू में ये एसिम्टोमेटिक होंगे, बट सिम्टम्स सच एज प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, यानी डायरिया होगा लेकिन बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होगा, लूज मोशन नहीं होंगे, स्टमक क्रैम्प्स, नोजिया, वोमिटिंग एंड फीवर आर टिपिकल सिम्टम्स, ये इसमें मौजूद होगा। द सिम्टम्स कैन लास्ट फ्रॉम सेवरल डेज टू फ्यू वीक्स इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल, यानी वो जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, यानी जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उनमें इसकी सिम्टम्स सेवरल डेज से सेवरल वीक्स तक रहेंगी और फिर ठीक हो जाएगी। बट इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, वो पेशेंट जो क्या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, यानी जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस है, इन्फेक्शन कैन बिकम क्रॉनिक लास्टिंग मंथ्स और इवन ईयर्स, और ये फिर कई महीने से लेके इवन ईयर्स तक, साल तक रह सकता है। तो ये इसकी सीवियरिटी होगी। इसके बाद नेक्स्ट इन्फेक्शन है विच इज़ ट्राइकोमोनास एंड फ्री लिविंग एमीबास। तो ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन में सबसे पहले हमारे पास ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस इज़ ए कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पैरासाइट। तो इट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन रेट वेरी फ्रॉम 10 to 50% और हाईएस्ट रिपोर्टेड रेट फाउंड इन द यूएसए में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। इन्फेक्शंस आर यूजुअली एसिम्टोमेटिक और माइल्ड, ऑल्दो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन इज़ मोस्ट कॉमन इन वुमेन। इनिशियली ये एसिम्टोमेटिक होंगे, यानी कोई सिम्टम नहीं होगी, सिम्टम आएंगी तो माइल्ड होंगी, और ज़्यादा कॉमन ये फ्यूमेन में है। ट्राइकोमोनाड्स आर ऑल एनारोब्स एंड कंटेन हाइड्रोजिनोसोम्स, यानी ये हैं वो ट्राइकोमोनाड्स जो एनारोब्स हैं, और हमने ये बात की थी कि ये जो हैं ट्राइकोमोनास जो हैं वो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की बात की तो ये एनारोबिक होते हैं एंड कंटेन हाइड्रोजिनोसोम्स, जो कि इनका एनर्जी प्रोडक्शन हाउस होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। एनारोब का मतलब है कि इनको ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करना होता है। दिस ऑर्गेनेल यानी हाइड्रोजिनोसोम की बात कर रहा है, इज़ फाउंड इन वेरी फ्यू अदर एनारोबिक यूकैरियोट्स एंड इज़ ऑफन टर्म्ड द एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे मैंने बताया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ए नंबर ऑफ फंक्शन हैव बीन असाइन टू इट, इसके मुख्तलिफ फंक्शन है, एंड इट हैज़ बीन शोन टू फंक्शन इन द जनरेशन ऑफ एटीपीज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी बॉन्ड ये प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिज्म के जरिए, यानी हाइड्रोजिनोसोम जो कि हायर एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। ट्राइकोमोनियासिस इन वीमेन इज़ फ्रीक्वेंटली क्रॉनिक, अक्सर क्रॉनिक होता है ये, एंड इज़ कैरेक्टराइज बाय वेजाइनल डिस्चार्ज एंड डिस्यूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन, एंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजाइना इज़ यूजुअली डिफ्यूज, वेजाइनल इन्फ्लेमेशन होगी लेकिन वाजे नहीं होगी, डिफ्यूज, एंड इज़ कैरेक्टराइज बाय रेडनिंग ऑफ द वेजाइनल वॉल एंड माइग्रेशन ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स, वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से मौजूद होंगे इन द वेजाइनल ल्यूमेन, एंड दीज फॉर्म पार्ट ऑफ द वेजाइनल डिस्चार्ज। जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होगा उसमें ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स यानी जो डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उस डिस्चार्ज में मौजूद होंगे, तो वो उसके डायग्नोसिस को कन्फर्म भी कर रहा होगा कि ये इन्फेक्शन है। इसके इन्फेक्शन के लिए भी मेट्रोनाइडाजोल जो है वो वेरी इफ़ेक्टिव, यानी जो फ्लैजिल है वो बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग है। इसके अलावा फ्री लिविंग अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।